नमस्कार। अगर आप एचटेट सीटेट हरियाणा सीईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी कर रही हैं, तो ये क्लास आपके लिए है। आज की क्लास में हम साइंस पढ़ने वाले हैं और साइंस का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बायो का, डिसीज़, जो हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं डिसीज़ के बारे में। देखिए, हम ऐसे फॉर्मली तो पढ़ेंगे नहीं कि डिसीज़ की डेफिनेशन क्या है, डिसीज़ क्या होती है, इन सब से हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला। जो हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, सिर्फ वे बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, डिसीज़ दो प्रकार की होती हैं। एक तो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं, एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं। कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी होती हैं? कम्युनिकेबल डिसीज़ वे डिसीज़ होती हैं जो एक दूसरे से फैलती हैं, जो वायरस से फैलती हैं, जो कम्युनिकेबल होती है, जो कम्युनिकेट करती हैं, मतलब संचरित होती हैं। एक जगह से दूसरी जगह, एक से दूसरे में ऐसे संचरित होती रहती है। और नॉन कम्युनिकेबल जो संचरित नहीं होती, जो किसी चीज़ की कमी से होती है, जैसे विटामिन की कमी से हो गई, ऐसे विटामिन की कमी से, ब्लड की कमी से, या कोई और चीज़ है हमारी बॉडी पार्ट में, जो भी कोई मटेरियल वगैरह है, उसकी कमी से अगर किसी भी वस्तु की कमी से कोई डिसीज़ हो जाती है तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। और अगर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, अगर कोई संचरित होती है, स्थानांतरित होती है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, ये अलग अलग प्रकार की डिसीज़ कम्युनिकेबल डिसीज़ में आती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह संचरित होती हैं, जो वायरस से होती हैं, बैक्टीरिया से होती है, प्रोटोजोआ से होती हैं। आई होप कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। कम्युनिकेबल डिसीज़ जो संचरित होती है, और जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं, किसी चीज़ की कमी से हमारे शरीर में आती है। वो विटामिन्स की कमी हो सकती है, वो मिनरल्स की कमी हो सकती है, वो हमारे ब्लड की कमी हो सकती है। किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी से जब कोई डिसीज़ होती है तो वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है। और जब संचरित होती है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है, तो वो क्या होती हैं? वो कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं। तो आज की क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट है वायरस। जो वायरस डिसीज़ हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि जो विषाणु से फैलने वाले रोग हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए वायरस के बारे में। देखिए, वायरस ना तो लिविंग भी नहीं है और नॉन लिविंग भी नहीं है। नॉन लिविंग की कैटेगरी में भी हम इसको नहीं रख सकते और लिविंग की कैटेगरी में भी नहीं रख सकते। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में जो लिंकेज का काम करता है, लिंक बनाता है, उसको हम वायरस कहते हैं। और वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरस की स्टडी को क्या कहा जाता है? वायरोलॉजी कहा जाता है। वायरस की खोज किसने की थी? वायरस की खोज इवांस्की ने की थी। इवांस्की ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस की खोज की थी। कौन थे? इवांस्की एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस की खोज की थी। कौन थे? जिन्होंने वायरस की खोज की थी, वायरस की स्टडी के बारे में बताया था, तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखनी है कि जो वायरस है वो एक लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक लिंकेज का काम करता है। ना तो हम उसको लिविंग की कैटेगरी में रख सकते हैं और ना नॉन लिविंग के में। अब देखिए, पीछे कोरोना वायरस हो गया था, कोविड-19, तो हम उसकी वैक्सीन प्रॉपरली बना नहीं पा रहे थे। क्यों नहीं बना पा रहे थे? अगर ये लिविंग हो तो हम इसको किल करने की बना दे सीधी, नॉन लिविंग हो तो इसको ख़त्म करने का कुछ बना दे, लेकिन ना तो ये लिविंग की कैटेगरी में आ रहा, ना नॉन लिविंग की कैटेगरी में आ रहा। इसलिए इनका इलाज करना काफ़ी मुश्किल होता है, इनको ख़त्म करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए वायरल डिसीज़ काफ़ी खतरनाक होती हैं। तो जो वायरस से रिलेटेड चीज़ें हैं आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। वायरस एक होस्ट स्पेसिफिक होता है। वायरस कैसा है? सबसे पहले याद कीजिए, इसकी खोज किसने की थी? इवांस्की ने की थी। ये होस्ट स्पेसिफिक होता है। होस्ट स्पेसिफिक का क्या मतलब है? यहाँ होस्ट स्पेसिफिक होता है। होस्ट स्पेसिफिक का मतलब यहाँ है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन होता है, ये उसी को इफेक्ट करता है, पूरी बॉडी को इफेक्ट नहीं करता। होस्ट स्पेसिफिक होता है, जहाँ इसको कोई चीज़ इफेक्ट करनी होती है वो वही करता है। होस्ट स्पेसिफिक है। मान लीजिए हमें जॉइंटिस यानी पीलिया हो गया,
तो ये हमारा एक पर्टिकुलर ऑर्गन है हमारे बॉडी में, लीवर, केवल उसी को इफ़ेक्ट करेगा, ना कि वो हमारे आँख को इफ़ेक्ट करेगा, हमारे कान को इफ़ेक्ट करेगा। मतलब अगर लीवर है उससे रिलेटेड डिसीज़ हमें पूरी बॉडी में हो सकती हैं, लेकिन जो वायरस है वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन में घुसकर ही उसको इफ़ेक्ट करता है, ना कि जैसे हमारे नील्स को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। एक पर्टिकुलर ऑर्गन है उसे इफ़ेक्ट करेगा, और वो पर्टिकुलर ऑर्गन फिर पूरी बॉडी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये होस्ट स्पेसिफिक होता है। क्या होता है? वायरस होस्ट स्पेसिफिक होता है, हमें ये बात याद रखनी है। वायरस 3 टाइप के होते हैं, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस और बैक्टीरियोफेज वायरस। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक होता है प्लांट वायरस, एक होता है एनिमल वायरस। जो प्लांट वायरस होता है उसमें आरएनए पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद करनी पड़ेंगी आपको। जो प्लांट वायरस है वो उसमें क्या स्पेशली पाया जाता है? उसमें आरएनए पाया जाता है। जो प्लांट वायरस है उसमें आरएनए पाया जाता है। जो एनिमल वायरस है उसमें डीएनए पाया जाता है। और जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उसमें आरएनए और डीएनए दोनों के सैंपल पाए जाते हैं। आरएनए और डीएनए दोनों के सैंपल पाए जाते हैं। तो आई होप वायरस के बारे में थोड़ा क्लियर हुआ होगा। वायरस की खोज इवांस्की ने की थी। वायरस ना तो नॉन लिविंग की कैटेगरी में आता, ना लिविंग की कैटेगरी में आता है। वायरस 3 प्रकार के होते हैं, प्लांट वायरस जिसमें आरएनए पाया जाता है, एनिमल वायरस जिसमें डीएनए पाया जाता है, और बैक्टीरियोफेज वायरस जिसमें आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम वायरल डिसीज़ को पढ़ने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट वायरल डिसीज़ हैं उनको हम इस क्लास में कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पीलिया जॉइंडिस। पीलिया, हेपेटाइटिस जॉइंडिस। देखिए, पीलिया हेपेटाइटिस जॉइंडिस ये क्या है? एक वायरल डिसीज़ है। ये हैपेडिना वायरस से होती है। किस वायरस से होती है? हैपेडिना वायरस। पहले ओरली सुन लीजिए, फिर हम बोर्ड पर लिखेंगे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बाद हम एक बार पूरी क्लास का भी रिव्यू लेंगे। तो डोंट वरी, आई होप आपको इसी क्लास में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो याद हो जाएंगी जल्दी ही। तो सबसे पहले सुनिए, हेपेटाइटिस जॉइंडिस। ये पीलिया की बीमारी होती क्या है? ये हमारे लीवर को इफ़ेक्ट करती है। लीवर के अंदर जो बिलीरुबिन होती हैं, जिनके कारण हमारे शरीर का पूरा रंग जो है वो पीला पड़ जाता है। एक पिगमेंट होता है जो शरीर के पूरी बॉडी को पीला कर देता है। जो किसको इफ़ेक्ट करता है? इंपॉर्टेंट है, बिलीरुबिन जो होती है हमारे शरीर में, लीवर में, उसको प्रभावित करता है। और वायरस कौन सा है इसका? इसका वायरस है हेपेडिना वायरस। कौन सा वायरस है? हेपेडिना वायरस। ये 5 प्रकार का होता है पीलिया। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। जो ए और ई है, जो फर्स्ट और लास्ट वाला है, ये इनकी जो ये डिसीज़ है हेपेटाइटिस ए और ई, इसका इलाज किया जा सकता है, इसकी मेडिसिन अवेलेबल है। लेकिन जो बी और सी है ये बहुत ही खतरनाक है। और जो सी वाला है वो तो बिल्कुल ही, उसको काला पीलिया कहा जाता है। ये एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है। इसको लीवर सिरोसिस या लीवर का कैंसर भी कहते हैं, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। पीलिया बेसिकली जो हम दूषित भोजन, दूषित पानी होता है उससे होता है। वैसे तो जो पॉल्यूटेड फूड और वाटर है दोनों को इसके अंदर, इसके फैक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। तो पीलिया के बारे में क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले देखिए, पीलिया जॉइंडिस हेपेटाइटिस ये 5 प्रकार का होता है, ए बी सी डी ई। जो ए और ई है उसकी मेडिसिन अवेलेबल है, उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन जो बी और सी है ये बहुत ही खतरनाक है। उनमें से भी सी जो हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस सी बहुत खतरनाक है। इसको काला पीलिया, लीवर कैंसर या लीवर सिरोसिस भी कहा जाता है। इसका इलाज संभव नहीं है, इसका इलाज संभव नहीं है। और जो पीलिया है ये हेपेडिना वायरस से होता है। किससे होता है? हेपेडिना वायरस से होता है।
एडेनोवायरस वायरस से। 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। ये ABCDE होता है, ई टाइप का होता है। जो A और E है उसकी मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन जो B और C है उसकी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है और ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। इसको B और C, जो C वाला होता है इसको काला पीलिया कहा जाता है। C वाले को क्या कहा जाता है? काला पीलिया कहा जाता है। लिवर कैंसर या लिवर सिरोसिस भी इसको हम बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं देख रही थी कि क्लास सही है या नहीं, चल रही है या नहीं, अदरवाइज मैं ऐसे ही बोलती रहूँ। ये थी पीलिया के बारे में सारी जानकारी। इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको इसमें सारी बता दी हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिसीज पढ़ेंगे कैंसर। कौन सी डिसीज है? कैंसर के बारे में पढ़ेंगे। कैंसर बखूबी परिचित होंगे आप इससे। कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं? कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। इसका जो स्टडी करता है यानी जो अध्ययन करता होता है, जो स्टडी करने वाला होता है, उसको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। ये अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होता है। इसके अंदर क्या होता है? हमारे शरीर में जो सेल डिवीज़न होता है ना, जो WBC होती हैं, वो इतनी मल्टीपली डिवाइड होकर बढ़ती है ना कि उनको कंट्रोल करना, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होता है, उनको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होता है। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। इसकी स्टडी को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। और इसका जीन होता है ऑन्कोजीन। कौन सा जीन होता है? ऑन्कोजीन। नेशनल कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मुंबई में है। नेशनल, इम्पोर्टेंट है ये, कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये मुंबई में है। मुंबई में। हम इसको CM से याद कर सकते हैं। CM कैंसर का जो इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। कुछ और इम्पोर्टेंट बातें देखिए कैंसर के बारे में। एक बार ये देखती हूँ। इसके टेस्ट होते हैं। एक होता है बायोप्सी, एक होता है बायोप्सी टेस्ट और एक होता है लाइसोसोम टेस्ट। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाएगा। ये टेस्ट के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस डिसीज से रिलेटेड है, तो ये कैंसर से रिलेटेड है। बायोप्सी और लाइसोसोम टेस्ट। बायोप्सी टेस्ट और लाइसोसोम टेस्ट। इसमें 3 सर्जरी होती हैं, वो तो आपको पता ही होगा। 3 टाइप की सर्जरी इसके अंतर्गत की जाती हैं। सबसे पहले तो एक नॉर्मल होती है सर्जरी, उसके बाद होती है कीमोथेरेपी और उसके बाद होती है रेडियोथेरेपी। सर्जरी से काम ना चले तो हम कीमो करवाते हैं। कीमो किया जाता है, उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। और फिर भी ना ठीक हो तो क्या किया जाता है? रेडिएशन के माध्यम से रेडियोथेरेपी की जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है। जो क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है। इसमें गामा रेज का प्रयोग किया जाता है। एक बार देख लीजिए। एक है सर्जरी की जाती है, सर्जरी की जाती है। एक होती है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी और एक होती है रेडियोथेरेपी। एक होती है रेडियोथेरेपी। इसमें गामा रेज का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है
कौन सी रेज का प्रयोग किया जाता है? इसमें गामा रेज का प्रयोग किया जाता है। कौन सी रेज का प्रयोग किया जाता है? गामा रेज का प्रयोग किया जाता है। अब अलग अलग टाइप की कैंसर है, उनके लिए कौन सी क्या यूज़ किया जाता है ये हम एक बार लिखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये 2 टेस्ट याद रखना वही, बायोप्सी और लाइसोसोम टेस्ट। फॉस्फोर 32, P32, आयोडीन 131 और स्ट्रांटियम 90, Hg203। ये है कैंसर के इलाज के लिए कोबाल्ट 60। एक होती है, ये हमारे एग्जाम में आता भी है कि कोबाल्ट 60 का यूज़ किसके लिए किया जाता है? कोबाल्ट 60 का यूज़ कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। कोबाल्ट 60 का यूज़ किसके लिए किया जाता है? कोबाल्ट 60 का यूज़ कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। आयोडीन 131 ये थायराइड कैंसर, जो गले में कैंसर होती है ना, उसके इलाज के लिए किया जाता है। स्ट्रांटियम 90, थायराइड बेसिकली हमारे यहाँ पर होता है। और स्ट्रांटियम 90 का प्रयोग हमारी स्किन की कैंसर होती है उसके इलाज के लिए होता है। और Hg203 जो ब्रेन कैंसर होती है, ब्रेन कैंसर, उसके इलाज के लिए होता है। ये थायराइड कैंसर के लिए होता है और ये बेसिकली कैंसर के लिए होता है। बेसिकली किसके लिए होता है? कैंसर के लिए होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कैंसर के इलाज में जो गैस यूज़ की जाती है वो रेडॉन गैस होती है, याद रखना, रेडॉन गैस। कौन सी गैस होती है? रेडॉन गैस होती है। कौन सी गैस होती है भाई? रेडॉन गैस होती है। तो कैंसर के बारे में ये चीज़ें थी जो इम्पोर्टेंट थी, वो मैंने आपको बताई। एक बार फिर से कैंसर के बारे में सुनिए। कैंसर एक वायरल डिसीज है और कैंसर में क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होता है। क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होता है। और कार्सिनोजन ये कारक होता है इसके फैलने का। कार्सिनोजन वायरस बोल सकते हैं हम, ये इसके फैलने का कारक होता है, फैक्टर होता है कार्सिनोजन। तो कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। जो कैंसर की स्टडी करता है उसको ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। और जो कैंसर की स्टडी है उसको ऑन्कोलॉजी, कैंसर की स्टडी करने वाले को ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसमें अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होता है। क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होता है। इसके इलाज के लिए हम 3 थेरेपी करते हैं। तो सर्जरी की जाती है, उससे ना काम चले तो कीमो की जाती है, कीमोथेरेपी की जाती है। इसमें रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है और एक रेडियोथेरेपी की जाती है। उसमें जो गामा रेज होती हैं उनके माध्यम से हमारा इलाज करने का प्रयास किया जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है। इसके लिए 2 टेस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, बायोप्सी टेस्ट और लाइसोसोम टेस्ट। बायोप्सी टेस्ट और लाइसोसोम टेस्ट है। इसके इलाज के लिए कुछ ये यूज़ किए जाते हैं, जैसे P32 यानी फॉस्फोरस 32 किसके इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? ये जो फॉस्फोरस 32 जो कोबाल्ट 60 है वो कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है। और जो फॉस्फोर 32 है, फॉस्फोरस रिलेटेड टू बोन कैंसर के लिए, फॉस्फोरस बोन कैंसर के लिए, आयोडीन 131 थायराइड कैंसर के लिए, स्ट्रांटियम 90 स्किन कैंसर के लिए और Hg203 ब्रेन कैंसर के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली इस कैंसर के इलाज के लिए रेडॉन गैस प्रयोग की जाती है। और कार्सिनोजन फैक्टर होता है कैंसर को कम्युनिकेट करने का। तो आई होप कैंसर के बारे में आपको सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कैंसर के बारे में। तो मैंने आपको एक तो हेपेटाइटिस पढ़ा दिया और एक कैंसर के बारे में बता दिया। ये दोनों वायरल डिसीज हैं। ये रिलेटेड है कार्सिनोजिन से और वो रिलेटेड थे हेपेडिना वायरस से। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं।
नेक्स्ट है एड्स। एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। देखिए ये यही छुपा हुआ है, आई को हम 1 मान लेते हैं, डी को दिसंबर मान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये इसकी फुल फॉर्म है भाई। एक HIV इसका वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो, ये हमारी इम्यूनिटी को बिल्कुल ज़ीरो कर देती है। तो इसमें बार बार इम्यूनो आ रहा है, इम्यूनो वायरस। ये एक रेट्रो वायरस है। कैसा वायरस है? रेट्रो वायरस। इसकी मेडिसिन होती है, साथ के साथ लिख लीजिए, एंटी रेट्रोवायरस। एंटी रेट्रोवायरस और एक ADT एजिडोथायोमिडीन इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। इसे ADT एजिडोथायोमिडीन एंटीबॉडी लिम्फोसाइट। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान पुणे में है। नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? पुणे में है। इसके लिए भी भाई 2-3 टेस्ट किए जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार यहाँ तक देख लीजिए। एड्स 1 दिसंबर को कब एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आई को हम 1 मान लेंगे और डी को दिसंबर। तो 1 दिसंबर को यानी 1 दिसंबर को हमारा एड्स दिवस मनाया जाता है। एड्स की फुल फॉर्म में इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए, ग्रुप डी में आ सकता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका एक वायरस होता है, HIV वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इम्यूनो इसलिए है क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बिल्कुल ज़ीरो कर देता है। क्या करता है? हमारी इम्यूनिटी को बिल्कुल ज़ीरो कर देता है। और इसके लिए मेडिसिन है, ये एक रेट्रो वायरस है तो इसकी एंटी में होगी तो एंटी रेट्रो वायरस इसकी क्या है? एक मेडिसिन है। और एक ADT है, ए से एड्स, ए से ADT, तो एजिडोथायोमिडीन एक इसकी मेडिसिन है, एजिडोथायोमिडीन। इसके लिए अलग अलग प्रकार के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे मॉडर्न टेस्ट होता है, एक PCR टेस्ट होता है इसका मॉडर्न टेस्ट, एक इसकी कन्फर्मेशन के लिए टेस्ट होते हैं, कन्फर्मेटिंग टेस्ट होते हैं 3, जैसे सदर्न टेस्ट, नॉर्दर्न टेस्ट, वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। एक होता है एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट एंजाइम लिंकेज इम्यूनो सॉर्बेट ऐसे। एलिसा। एक होता है मॉडर्न टेस्ट, बोलते हैं PCR टेस्ट। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, ये फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, इसमें एक एलिसा टेस्ट किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एलिसा टेस्ट दे दिया जाएगा, ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि एड्स से रिलेटेड कौन सा टेस्ट है, तो एलिसा टेस्ट भी एड्स से रिलेटेड है। और मॉडर्न टेस्ट में आता है PCR टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट। और एक अलग टेस्ट होते हैं कन्फर्मेटिंग टेस्ट, जैसे वेस्टर्न बॉल्ट टेस्ट, सदर्न बॉल्ट टेस्ट और नॉर्दर्न बॉल्ट टेस्ट। वेस्टर्न, सदर्न और नॉर्दर्न, ये होते हैं कन्फर्मेटिंग टेस्ट। कौन से टेस्ट होते हैं? कन्फर्मेटिंग
टेस्ट होते हैं। ये सभी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, वेरी इम्पोर्टेंट, इसको लिख लीजिए आप, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं ये। एड्स के बारे में एक बार फिर से सुनिए। एड्स एक वायरल डिसीज़ है। इसका वायरस कौन सा है? HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। एड्स की फुल फॉर्म आ सकती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स डे आ सकता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वो हमें एड्स की फुल फॉर्म में ही मिल गया, उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए क्या होता है, इसमें हमारी जो बॉडी होती है उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल ही 0 लेवल पर चला जाता है, यानी कि ख़त्म होता चला जाता है। बिल्कुल जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, वो ख़त्म होती चली जाती है एड्स के अंदर। और अगर हमारी इम्यूनिटी ख़त्म हुई तो हमारा शरीर धीरे धीरे खुद ही ख़त्म होता चला जाएगा। तो ये बहुत घातक डिसीज़ है। एड्स एक बहुत ही घातक डिसीज़ है। अब मैं इस क्लास में आपको ये तो बताने वाली नहीं हूँ कि इससे बचाव क्या करें, इसके कारक कौन से जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं, जैसे इसके टेस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका डे इम्पोर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, इसका वायरस इम्पोर्टेंट है। सिर्फ वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं वही डिस्कस कर रही हूँ। तो एड्स डे 1 दिसंबर को, एड्स की फुल फॉर्म, HIV की फुल फॉर्म। अब इसके लिए टेस्ट होते हैं जो अलग अलग। एक होता है एलिसा टेस्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एंजाइम लिंकेज इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे इम्पोर्टेंट है, फुल फॉर्म आ सकती है, वेरी इम्पोर्टेंट है एंजाइम लिंकेज इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे एक मॉडर्न टेस्ट किया जाता है PCR टेस्ट रिलेटेड टू एड्स, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और 3 कन्फर्मेटिंग टेस्ट होते हैं। जैसे किसी की भी डायरेक्शन कन्फर्मिटी देती है ना, हमें किस साइड जाना किस साइड नहीं जाना, तो कन्फर्मेशन के लिए हम डायरेक्शन का सहारा लेते हैं। तो डायरेक्शन साउथ नॉर्थ ऐसे होती है ना, तो इसीलिए कन्फर्मेटिंग टेस्ट में हम वेस्टर्न बॉल्ट टेस्ट, सदर्न बॉल्ट टेस्ट, नॉर्दर्न बॉल्ट टेस्ट, ये कन्फर्मेटिंग टेस्ट के अंतर्गत लेकर आते हैं। आई होप एड्स के बारे में भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट डिसीज पढ़ते हैं रेबीज़ के बारे में। रेबीज़, हाइड्रोफोबिया जिसको बोलते हैं। अभी एक न्यूज़ थी, कोई रेसलर था, उसको एक छोटे से पिल्ले ने दांत चुबो दिया था, मतलब वो नाले में गिर गया था और उसको वो निकाल रहा था, तो उसका दांत उसको चुभ गया था। उसने उसको सीरियस नहीं लिया और ना ही उसकी दवाई ली। तो फिर बाद में वो आपने देखी भी होगी वीडियो, वो बिल्कुल उसको रेबीज़ हो गया था और वो कुत्ते की तरह भौंक के मर गया था। जैसे कुत्ता भौंकता है ना, कुत्ता आवाज़ें निकालता है, ऐसे ही हो गया था। तो ये भी बहुत खतरनाक फैटल डिसीज है रेबीज़। इसके बारे में देखिए, इसको बोलते हैं रेबीज़, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। जल वित्ती भी इसको कहा जाता है। इसमें ना पानी से डर लगता है, इसमें प्यास भी बहुत लगती है और डर भी पानी से ही लगता है। एक फैटल डिसीज है, बहुत घातक डिसीज है, बहुत घातक डिसीज है। क्या ये सिर्फ कुत्ते के काटने से होता है? नहीं, ये कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से, बंदर के काटने से, और अगर आपको लोमड़ी काट ले तब भी हमें अपने इंजेक्शन लगवाने चाहिए। तो रेबीज सिर्फ कुत्ते के काटने से ही नहीं होता, रेबीज बिल्ली के, बंदर के और लोमड़ी के काटने से भी होता है। बिल्ली के, बंदर के और लोमड़ी के काटने से भी रेबीज हो सकता है, तो बी अलर्ट। इसके टीके की खोज किसने की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, लुईस पाश्चर ने इसके टीके की खोज की थी, रेबीज के टीके की खोज। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पाश्चर ने की थी। और ये इम्पोर्टेंट है, रेबीज वायरस से होता है। रेबीज वायरस वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, रेबीज वायरस से होता है और ये हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है।
किसको इफेक्ट करता है? नर्वस सिस्टम को। रेबीज़ के बारे में इतना ही है। एक बार फिर से देखिए, रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें हाइड्रोफोबिया होता है, पानी से डर लगता है, जल भित्ति जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये केवल कुत्ते के काटने से नहीं होती, ये बिल्ली, बंदर, लोमड़ी काट ले तब भी होती है। अगर किसी को काट ले तो अपने इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं, रेबीज़ का टीका ज़रूर लगवाएं, ऐसे ही कैजुअली उसको ना लें। तो रेबीज़ के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। रेबीडीज़, रेबीज़ और रिहैबिडीज़ सेम सेम सा लग रहा है, इसलिए जल्दी याद हो जाएगा। रेबीज़ रिहैबिडीज़ वायरस से होता है, एक फैटल डिसीज, बहुत खतरनाक बीमारी है। कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर इंसान मरता है। किसी को भी काट ले तो वो कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर ही मर जाता है, कुत्ते की तरह आवाज़ें निकाल कर मर जाता है। वो बहुत मुश्किल से उसका जीवन समाप्त होता है। नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, इसको हाइड्रोफोबिया, जल भित्ति भी कहते हैं। उसके इसके टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। लुईस पास्चर के बारे में जानते हैं आप? लुईस पास्चर समझ लेना मेरा राइटिंग। लुईस पास्चर जिसने रेबीज के टीके की खोज की, इसने फर्मेंटेशन के बारे में भी बताया, फर्मेंटेशन के बारे में भी बताया, और दूध के पाश्चुरीकरण के बारे में भी बताया। अगर हम 60 और 61 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें 12 से 15 मिनट तक दूध पकाना पड़ेगा। अगर हम 70 डिग्री पर पकाते हैं तो 10 से 12 सेकंड तक ही हमें दूध को पकाना होगा। पाश्चुरीकरण से रिलेटेड आपको पता होगा कि एक बार दूध को गर्म करके बिल्कुल ठंडा कर दिया जाता है ताकि वो खराब ना हो। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं केवल वही बता रही हूँ, ज़रूर करना है इनको, ग्रुप डी के लिए तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखिए पोलियो। इसे पोलियो या ये क्या कर देता है? पैरालाइज कर देता है, पैरालाइज हो जाते हैं इसमें। इसका वायरस है पोलियो माइलेट्स एंटीरियो वायरस, बहुत इम्पोर्टेंट है। पोलियो माइलेटिस एंटीरियो वायरस, इसकी वैक्सीन है ओरल पोलियो वैक्सीन यानी ओपीवी। ये किसने बनाई थी? बहुत इम्पोर्टेंट है, एल्बर्ट सबरीन ने। और इसका एक इंजेक्शन भी है, वो किसने खोजा था? जॉन शाल्क ने। किसने खोजा था? जॉन शाल्क ने। और 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? पोलियो दिवस मनाया जाता है। पोलियो के बारे में यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर से देखिए पोलियो वायरस क्या करता है? हमारे शरीर को पैरालाइज कर देता है। पोलियो पी से यहाँ तक सेम है, हम लगा देंगे। पोलियो माइलेटिस एंटीरोवायरस वैक्सीन है इसकी ओरल पोलियो, जो वो वैक्सीन दी जाती है ना अब जब आप छोटे होंगे, जब 2 बूंद जिंदगी की वो पिलाने वाले आते हैं जगह जगह, तो वो पोलियो ओरल, वो ओपीवी होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसको किसने खोजा था? एल्बर्ट सबरीन ने खोजा था। किसने खोजा था? एल्बर्ट सबरीन ने खोजा था, एल्बर्ट सबरीन ने। और एक इसका इंजेक्शन है, उसको किसने इंजेक्शन को किसने खोजा था? जॉन साल्क ने खोजा था। तो पोलियो के बारे में यही है। इसका जो वायरस है ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। पोलियोमाइलेट्स एंटीरोवायरस वैक्सीन है और ओपीवी, और इसको एल्बर्ट सबरीन ने खोजा था। और एक इंजेक्शन है जॉन साल्क,
और इसको कब मनाया जाता है? एड्स डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। एड्स डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। मैं बिल्कुल शॉर्ट में करवा रही हूँ और जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही बता रही हूँ। उसके बाद देखिए 2 डिसीज है, स्मॉल पॉक्स जिसको चेचक बोलते हैं, और एक होता है चिकन पॉक्स, छोटी माता, और ये बड़ी माता। वो नाम था स्मॉल पॉक्स, ये है बड़ी माता, हमारी लोकल में तो छोटी बड़ी माता बोलते हैं। इसको बोलते हैं रेड प्लेग, इसको बोलते हैं रेड प्लेग। काउ पॉक्स में इसको कहा जाता है। इसका वायरस है वेरियोला, और इसका वायरस है वेरिसेला। और ये दोनों क्या करती हैं? हमारे नर्वस सिस्टम और स्किन को प्रभावित करते हैं। छोटे छोटे निशान हो जाते हैं स्किन पर, उनको प्रभावित करती हैं ये। एडवर्ड जेनर ने इसके टीके की खोज की थी। काउ सीरम दिया जाता है इसमें। तो इनके बारे में इतना ही था। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स दोनों क्या करती हैं? जो चेचक है वो तब तो ख़त्म हो गया है हमारे पूरे भारत में। स्मॉल पॉक्स ये स्किन और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। इसको रेड प्लेग भी कहा जाता है। काउ पॉक्स भी इसका दूसरा नाम है। इसका वायरस है वेरियोला, और जो सी से चिकन पॉक्स, और इसमें ही सी है तो ये वेरिसेला, वेरियोला और वेरिसेला। एडवर्ड जेनर ने इनके टीके की खोज की थी, और ये क्या है? काउ सीरम इसमें दिया जाता है। इसमें हमारी जो चिकन पॉक्स होती है, इसमें हमारी शरीर पर छोटे छोटे वो निशान से हो जाते हैं, इसलिए स्किन को भी इफेक्ट करता है। एडवर्ड जेनर भी याद रखना। अब 2 डिसीज और एक साथ पढ़ेंगे। खसरा, आपने नाम सुना होगा खसरा, मिसल्स, रूबेला और मॉर्बिली वायरस। ये भी हमारे नर्वस सिस्टम को और स्किन को प्रभावित करता है। MMR का टीका इसमें दिया जाता है। मिसेल, मप्स और रूबेला का टीका इसके अंतर्गत दिया जाता है। जो खसरा है ये भी हमारे स्किन और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। मिसेल्स इसको बोलते हैं। इसका वायरस है रूबेला मॉर्बिली वायरस। रूबेला मॉर्बिली वायरस, बार बार रिपीट करके याद करेंगे, रूबेला मॉर्बिली वायरस। और इसमें MMR का टीका, मिसेल्स, मप्स, रूबेला, इन तीनों बीमारियों का टीका एक साथ लगाया जाता है। अगर किसी को खसरा हो जाए तो MMR, और किसी को मप्स हो जाए तो MMR का टीका दिया जाता है। मप्स क्या होती है? कनपेड़, कनपेड़ बचपन में निकली होगी कभी ना कभी आपको। मप्स छोटे बच्चों में ज़्यादा होती है। ये गर्ल्स वॉइस को बोलते हैं। लार ग्रंथि, इसमें हमारी फूल जाती है कान के पीछे तक। पेरियोलेटिक, कौन सी ग्रंथि है? पेरियोलेटिक ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पेरियोलेटिक ग्रंथि। और इसका वायरस इम्पोर्टेंट है परमेक्सो वायरस। परमेक्सो वायरस, परमेक्सो वायरस। खसरा, मिसेल्स, नर्वस सिस्टम और स्किन को प्रभावित करता है। रूबेला, मैरियोली, मॉर्बिलियो वायरस, MMR का टीका लगाया जाता है। कनपेड, मप्स, लार ग्रंथि, पेरियोलेटिक, इम्पोर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। और इसका वायरस है परमियोक्स वायरस, परमियोक्स वायरस। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही।
एक दो डिशेज और बच गई हैं, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक इनको रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।